हेलो एवरीवन गाइस। सो कैसे हैं आप सब। आज हमको गाइस पढ़ना है अपने चैप्टर नंबर 15 का, जो इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई का पार्ट नंबर 3। ओके, आप देख रहे हो गाइस न्यू इंडियन एरा और मेरा नाम है प्रशांत। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो गाइज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है हमारा ईमेल आईडी। अगर आप चाहो तो कांटेक्ट यहाँ से कोई भी इंक्वायरी पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको गाइज हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो गाइज अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक भी है। आपको मतलब बिलीव नहीं होगा कि इतना आसान है। आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मालूम है। हमको पढ़ना है आज एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में, कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। मतलब यार हमने ऑर्बिट, उसका रेडियस, उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ये सारी चीजें इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखी थी। वो वाला पार्ट थोड़ा बड़ा पार्ट भी था, बट उसमें क्या करें, बोर एटॉमिक मॉडल उतना बड़ा है भी, तो अब चाहे कोई भी टीचर कोशिश करे उसको 30 मिनट में तो पढ़ा नहीं सकता। अब उसके भी अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे तो फिर आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने एक ही बार में बना दिया। अब आप आधा आधा टाइम करके उस वीडियो को आप देख सकते हो। पार्ट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ सो अभी मान लो गाइस, सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अगल बगल ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं। हम आज ऑर्बिट्स की कोई भी बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। हम ये जानते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस होता है ना गाइस, वो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो वो पहला है प्रोटॉन और दूसरा है हमारा न्यूट्रॉन। यही दोनों हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब आप बोलोगे एग्जैक्टली यार ये प्रोटॉन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं माय डियर कि जो हमारा प्रोटॉन है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ठीक है। इसे आपको समझना है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं ना, तो जानते हो क्या बनता है, हमारा बनता है न्यूक्लियॉन्स। क्या बनता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। इसे आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो गाइस जो प्रोटॉन होता है ना, अगर मान लो कोई भी हमारे पास एटम है, तो अगर उस एटम के पास 11 प्रोटॉन है मान लो, तो फिर उसका एक चीज और याद रखना कि अगर 11 प्रोटॉन है तो उसके पास 11 उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। सपोज एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम जो है ना, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब उसके अंदर 11 प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, यानी कि जिस भी एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसका उतना ही एटॉमिक नंबर भी होता है। मतलब एटॉमिक नंबर को हम जेड से दिखाते हैं, तो एटॉमिक नंबर किसके ऊपर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि कोई भी एलिमेंट रहेगा ना, जिस उसके पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, उतना ही नंबर ऑफ उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन उतना है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी कि अगर मान लो मैं बात करता हूँ कार्बन की, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भी है और 6 प्रोटॉन भी है। तो प्रोटॉन और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों के दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। मतलब बराबर नंबर में इनकी काउंटिंग होती है। बट व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो यार न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूँ ना यार, तो न्यूट्रॉन जो हमारा रहता है ना, वो हमेशा याद रखना प्रोटॉन के नंबर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, हल्का सा ज्यादा। मान लो अगर कि 11, मान लो सोडियम की बात करता हूँ, तो सोडियम में क्या होता है ना कि 11 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं सोडियम में, 11 है। तो उसके अंदर न्यूट्रॉन, अब देखो 11 प्रोटॉन है मतलब 11 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा अगल बगल घूमने वाली चीज है, और प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो दोनों साथ में न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन उतने नहीं रहते हैं। हमेशा न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन कितना होगा, यहाँ पे 12 रहता है फिलहाल। आप देख सकते हो एक ज्यादा है, ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, कम ही ज्यादा रहता है। बट जैसे कि अब मान लो यहाँ पे 11 है तो ये 12 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है, बस और कुछ नहीं। ओके, तो न्यूट्रॉन हमेशा नंबर में ज्यादा होता है। अब अगर गाइज मैं आपसे, अब आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है समझ चुका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। बट व्हाट अबाउट एटॉमिक मास यार, एटॉमिक मास क्या होता है, तो यार जो एटॉमिक मास होता है ना, वो हमेशा आपको याद रखना है कि जिसका जितना एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ हमारा न्यूट्रॉन। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है, और नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि एन, यानी जेड प्लस एन। जितना नंबर हमारा प्रोटॉन रहेगा न्यूक्लियस में वो, और जितना नंबर ऑफ हमारा न्यूट्रॉन रहेगा न्यूक्लियस में वो, उन दोनों के मान लो अगर इधर पे क्या है आपको ध्यान देना अच्छे से, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 23। फिलहाल मैंने ये सोडियम की बात की है, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, समझ गया ना। तो ये इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर कंबाइन कर दो तो मेरा एटॉमिक मास मिल जाता है, जिसे मैं ए से दिखाता हूँ। व्हाट इज ए, ए इज द एटॉमिक मास। व्हाट इज जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल रहता है।
ना अब इस चीज को किसी भी एलिमेंट में लिख के कैसे दिखाएंगे ये आप देख लो अच्छे से, एक बार देखोगे तो फिर अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा लॉजिक क्या है आखिर। ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लो कोई भी मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम x है, तो ऊपर हमेशा मैं क्या दिखाऊंगा, एटॉमिक मास दिखाऊंगा, जैसे कि a हो गया, और नीचे हमेशा मैं एटॉमिक नंबर दिखाऊंगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, बार बार बताता हूँ, याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहता है वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। इन दोनों को ऐड कर दो, न्यूक्लियस के अंदर ही दोनों रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, और एक्स हमारा एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, और कार्बन हमारा एलिमेंट का नाम है। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए ले लो, तो ऑक्सीजन के लिए 16 उसका एटॉमिक मास और 8 उसका एटॉमिक नंबर। वैसे अगर सोडियम को लिखता तो कैसे लिखता, तो Na ऊपर 23 आ जाएगा और नीचे 11 आ जाएगा। इस तरीके से हमको लिखना होता है सारी चीजों का। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ मैं आप थोड़ा सा आगे की कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे समझते हैं। नोट आपके लिए एक लिख के रखा है, उसको आपको अच्छे से जान लेना है कि मान लो प्रोटॉन है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर है वो हमेशा गाइस सेम ही होते हैं, बट हमारा न्यूट्रॉन जो होता है वो वेरी करता है। यही चीजें मैंने अभी आपको बता दी है। मतलब जो हमारा प्रोटॉन और हमारे इलेक्ट्रॉन के नंबर दोनों सेम होते हैं, बट चेंज कौन रहता है, न्यूट्रॉन। बट आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। एक जो हमेशा चेंज होता है और एक हमेशा जो सेम रहता है इलेक्ट्रॉन के जैसा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक रिलेशन है जो कि हमारे न्यूक्लियस के पास होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल घूमते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा और न्यूट्रॉन थोड़ा अलग रहेगा। उसी में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर दूं तो मेरा एटॉमिक मास बनता है, और इलेक्ट्रॉन से तो इतना कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, चलो ये बातें आपको समझनी है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूंगा इसकी, अगर न्यूट्रॉन बदलता है तो अब अगर मैं देखो किसी में कुछ भी हो सकता है। अब दुनिया में ऐसे 3 टाइप के हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, जिसमें कि देखो हाइड्रोजन है ना, तो किसी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन 1 रहेगा, इसका मतलब न्यूट्रॉन 0 है, तभी ना प्रोटॉन 1 है। तो ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कभी कभी जिसमें प्रोटॉन 1 रहे और न्यूट्रॉन भी 1 आ जाए, कभी कभी जिसमें प्रोटॉन 1 रहे और न्यूट्रॉन 2 आ जाए, है ना, कभी कभी प्रोटॉन 1 रहे और न्यूट्रॉन 0 रहे। तो ऐसे 3 टाइप के हाइड्रोजन दुनिया में पाए जाते हैं। मतलब जिसमें प्रोटॉन नंबर तो सेम रहता है और 1 है तो 1 ही रहेगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 1 ही होता है हाइड्रोजन का, इसके लिए उसका प्रोटॉन का नंबर भी 1 ही रहेगा। लेकिन न्यूट्रॉन वेरी करता है, बार बार चिल्ला रहा हूँ, न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है। तो न्यूट्रॉन मान लो कभी 0 आ गया तो ऐसा भी हाइड्रोजन दुनिया में मिलता है जिसमें कि प्रोटॉन रहे और न्यूट्रॉन 0 रहे। कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रॉन 1 रहेगा और प्रोटॉन भी 1 रहेगा, तो ऐसा हो सकता है। ऐसे प्रोटॉन कभी कभी 2 हो जाए और न्यूट्रॉन हमारा क्या हो जाए, मतलब मान लो प्रोटॉन 1 ही रहता है हमेशा और न्यूट्रॉन 2 हो जाए, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। मतलब 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो न्यूट्रॉन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लो इस केस में क्या है, इस केस में देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, मतलब एक ही इसका एटॉमिक मास है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास 1 ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है, क्योंकि प्रोटॉन तो मिनिमम 1 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब क्या है कि 11 प्रोटॉन तो रहेंगे ही रहेंगे। अब न्यूट्रॉन कितने भी आ जाएं, तो फिलहाल न्यूट्रॉन उसमें 12 होते हैं। ठीक है, अब ऐसे मान लो ये वाले हाइड्रोजन में देख लो यहाँ पे 2 है। इसका मतलब क्या है कि 1 तो प्रोटॉन पक्का है, मतलब 1 जो बचा वो न्यूट्रॉन है। समझ गया, तभी ना एटॉमिक मास 2 आया, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करना पड़ता है। तो अब 2 आंसर टोटल आया, मतलब 1 तो फिक्स है, 1 रहेगा, मतलब 1 ये रहेगा ना। ऐसे यहाँ पे 3 है तो 1 प्रोटॉन तो फिक्स है, मतलब 2 यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन है। समझ गया, तो ये हमारा ऐसे ऐसे इसके अलग अलग टाइप के हमारे हाइड्रोजन पाए जाते हैं इस देश दुनिया में, धरती में। ठीक है, तो एक तो हमारा हाइड्रोजन ही होता है जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखो 2 इसका एटॉमिक नंबर है ना, वो ड्यूटेरियम होता है, और जिसमें 3 होता है वो ट्रिटियम होता है। ठीक है, ट्रिटियम। इन बातों को आपको ध्यान देना है। ये हमारे आइसोटोप्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम रहे और एटॉमिक मास डिफरेंट रहे। अब आप ही देख लो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर क्या है, तीनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक मासेस क्या है, यहाँ पे बदल गया। एटॉमिक नंबर देखो जरा नीचे 111 है। अब यहाँ पे क्या दिखाते हैं हम, नीचे क्या दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर एटॉमिक मास है जो कि क्या है, चेंज है, मतलब अलग अलग है ना। किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है। ये किसकी वजह से बदला है, जस्ट इस पागल न्यूट्रॉन की वजह से। मतलब यार इसको कुछ काम धंधा है नहीं न्यूट्रॉन को, मतलब क्या है कि इसके पास कोई चार्ज भी नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल है, तो ये यही काम करता है। इसको और कोई काम मिला नहीं तो यही काम करता है, चलो सबको चेंज करते बैठेंगे।
सभी के एटॉमिक मास को बदलते बैठेंगे। तो यही ये करते रहता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। इस चीज को आपको समझ के रखना है ना। अभी हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं आइसोबार्स के बारे में। अब आइसोबार्स क्या होता है, जिसमें सेम मास नंबर रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आइसोबार जैसे हाइड्रोजन में, दुनिया में कुछ ऐसे भी हाइड्रोजन पाए जाते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा बट उनके अंदर एटॉमिक नंबर उनका बदल जाएगा। समझ रहे हो मैं जो बोल, तो यही बातें तुम सभी को समझ के रखनी है। मतलब यार जिसमें ना मास जो नंबर है, जो एटॉमिक मास है वो सेम सेम रहे बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहे, वो आइसोबार्स होते हैं। एंड व्हाट अबाउट आइसोटोन्स? आइसोटोन्स वो चीज कहलाती है जिसमें ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रहेगी हमारी जेड की। मतलब कि इसमें ये होता है कि न्यूट्रॉन के नंबर सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन के नंबर सेम रहेंगे लेकिन जो हमारा एटॉमिक नंबर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। यानी कि यार प्रोटॉन हमारा डिफरेंट रह सकता है लेकिन न्यूट्रॉन फिक्स रहेगा। मान लो न्यूट्रॉन अगर मान लो सपोज 10 है तो 10 ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन किसी में अगर 11 हो जाए, किसी में 10 हो जाए, किसी में अगर मान लो 9 हो जाए, तो अगर मान लो 9 है तो 9 + 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 19। मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है 19 और मान लो कोई x नाम का एलिमेंट है तो x और यहाँ पे कितना है 9 है तो 9 उसका एटॉमिक नंबर हो गया और 19 हमारा एटॉमिक मास हो गया। अगर मान लो किसी में 11 प्रोटॉन है तो फिर हमारा 11 है, ऐसा हो जाए क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर एटॉमिक नंबर होता है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और 11 और 10 कितना होता है 21 तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो 10 ले लूँ तो 10 यहाँ पे रहेगा और 10 कितना हो जाएगा 20 तो ये 20 हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब हमारे आइसोटोन्स कहलाती हैं। मतलब जिनमें, क्योंकि देखो यार एटॉमिक मास किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर, और जिसमें हमारा और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है जेड होता है। यानी कि अगर हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फिक्स रहे, वो बदले ना, हमेशा वेरी होता है बट किसी किसी केस में मान लो हीलियम में जैसे मान लो या फिर जैसे हाइड्रोजन में मान लो, इन सब में कभी मतलब ऐसा न्यूट्रॉन बदल जाता है, ये बात आपको समझनी है, और कभी कभी नहीं बदलता है। ओके तो इन ये केस थोड़ा एक्सेप्शनल केस होते हैं, केमिस्ट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो इन सब में एक्सेप्शन रहता है, कभी कभी न्यूट्रॉन हमारा बदलता भी है, ठीक है, तो या नहीं भी बदलता है कभी कभी। तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो हमारा मतलब न्यूट्रॉन है ये 10 है मान लो सपोज फॉर एग्जांपल, और प्रोटॉन हमारा बदल रहा है, यहाँ पे क्या बदल रहा है एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन बदल रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर मान लो 9 है कभी कभी तो न्यूट्रॉन तो मान लो 10 ही रहेगा, फिर अगर 11 भी होगा तो भी ये 10 ही रहेगा, ये अगर 10 भी है तो भी 10 रहेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना उतना जेड रहेगा, जेड को नीचे लिखते हैं, मान लो 9 है तो 9, 11 है तो 11, 10 है तो 10। बट अगर हमको एटॉमिक मास लिखना है तो उसको ऐड करना पड़ेगा विद दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर 9 है तो 10 9 19 यहाँ पे हो जाएगा और नीचे 9। अगर यहाँ पे 11 है तो 11 10 21 हो जाएगा, नीचे 11। अगर यहाँ पे 10 है तो नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर 10 10 20, क्योंकि ये 10 है। समझ गया? तो इस तरीके से हमारी सारी वैल्यूज आती रहेंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ मासेस के बारे में समझते हैं, मासेस एंड यूनिट्स के बारे में। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप स्टार्टिंग से बुक को रीड करोगे ना, आपको समझेगा, यही सारा कॉन्सेप्ट आपकी बुक में बताया हुआ है, इसके अलावा आपको कुछ बताया हुआ नहीं है, ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। नाउ अभी हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं मासेस एंड यूनिट्स के बारे में। देखो यार आपको इन तीनों वैल्यूज को याद कर लेनी है, ठीक है, केजी में इन तीनों वैल्यूज को आपको याद कर लेनी है। क्या है ना, यहाँ पे देखो ये है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर आपसे किसी ने इलेक्ट्रॉन का मास पूछ लिया तो आपको यही बताना है 9.1, बस उतना ही बताओ, इंटू 10⁻31। अगर किसी ने आपसे मास ऑफ प्रोटॉन पूछ लिया तो आपको बताना है 1.67 इंटू 10⁻27। और अगर आपसे किसी ने न्यूट्रॉन का मास पूछ लिया तो आपको बताना है 1.67 इंटू 10⁻27। इतना आपको सभी का मास बताना है। और ये क्या लिखा है, यूनिट जरा देखो केजी है। ये वाली सारी वैल्यू फिक्स होती है, ये मत पूछना कि ये क्या ऐसा आपने कहाँ से सॉल्व किया, ये फिक्स वैल्यू होती है, इतनी आपको याद करनी पड़ती है। बहुत सारे कांस्टेंट इसमें आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ऐसे बहुत सारे डी ब्रॉगली कांस्टेंट, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट है, सभी को आपको नाम याद करना पड़ेगा। तो ये जो केजी है ना, ये हमारी यूनिट है मेजरमेंट की। पहले के टाइम पे ना केजी के थ्रू अगर हम मेजर करते थे तो हमको ज्यादा अच्छे से बेटर मतलब मिलता नहीं था। तो हमने देखा भी था 11th क्लास में, है ना, कि प्रपोर्शन वाला एक थियरी हमने देखी थी, कि जिसमें हमने यूनिफाइड मास का इस्तेमाल किया था 11th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में, यानी यानी 1U ऐसा कुछ करके हमने यूनिफाइड मास के थ्रू हमने मेजरिंग की थी। तो जो यार यूनिफाइड मास का रिलेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे केजी के लिए ये रिलेशन है, मतलब 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे 5 आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। और यहाँ पे 10⁻27 केजी आपको इतना वैल्यू मिलता है। तो अगर मान लो आपके सामने ये एक केजी में वैल्यू दिया हुआ है, इसको अगर आपको यूनिफाइड मास में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड कर दोगे इस नंबर से, और जो भी आपका आंसर आएगा वो ये रहेगा। आप चाहे तो करके देख लो, तो ये आपकी बुक में डायरेक्टली दिया है तो क्यों देखना, इसको याद कर लो चुपचाप से। कुछ चीजों को स्मार्ट वर्क करना चाहिए अपने, तो करो फिर सॉल्व बैठ के, एग्जाम में भी करना है ऐसे क्या जाता है। अब अगर मान लो आप मास की बात करो तो उसको भी आप डिवाइड कर दो इस नंबर से, क्योंकि अगर आप ही बताओ
1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अगर 1000 मीटर दिया हुआ है और आपके सामने कोई वैल्यू है मान लो 100 मीटर, इसको कन्वर्ट करने बोल दिया किलोमीटर में, तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड ही करोगे ना, तो 100 अपॉन 1000 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 10 अपॉन यहाँ पे एक और कटेगा 1/10 यानी 0.1 किलोमीटर, इतना ही मिलेगा ही, चाहे 100 मीटर बोल दो चाहे 0.1 किलोमीटर बोल दो। तो इस तरीके से हमारा सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर केजी दिया हुआ है तो केजी को अगर यूनिफाइड मास में कन्वर्ट करना है तो बस आपको इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ के रखनी है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस की तरफ, मतलब यार हमारा जो साइज है न्यूक्लियस का वो कितना है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, मासेस के बारे में पढ़ लिया। अब हम ध्यान देना अच्छे से, हम किसी ऑर्बिट के साइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस के साइज की बात कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो अगर मेरा ये न्यूक्लियस हो गया, अगर ये मेरा न्यूक्लियस हो गया तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है ऑर्बिट्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं मान लो इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है, तो सेंटर से लेके अगर इलेक्ट्रॉन तक मेजर करूंगा तो क्या रहेगा, ये हमारे ऑर्बिट का साइज हो गया। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियस को साइड में ले लो, देखो ये मेरा न्यूक्लियस है, तो मैं न्यूक्लियस के रेडियस की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप ही बताओ, मान लो बड़े बड़े प्रोटॉन है, बड़े बड़े न्यूट्रॉन है, तो मेरा न्यूक्लियस भी बड़ा रहेगा, तो उसकी पॉजिटिविटी भी बहुत बड़ी रहेगी। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो बड़ा ही हमारा न्यूक्लियस बनने वाला है ना। तो फिलहाल अभी मैं अगर ऑर्बिट्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ, मतलब मैं ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग करते हैं मैं वहां की बात आपको बताऊं, तो एक बात ध्यान देना अच्छे से कि पहले न्यूक्लियस के लिए सुन लो कि दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस होते हैं ना यार, वो कभी भी ना सेम साइज के नहीं होते हैं, मतलब किसी का अलग अलग साइज रहता है, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो ये एक बॉक्स है, मान लो न्यूक्लियस जिसे हम बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर मान लो प्रोटॉन है। अब मान लो अगर कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, वहीं सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं। अब 11 प्रोटॉन वाले का न्यूक्लियस बड़ा रहेगा कि 6 प्रोटॉन वाले का बड़ा रहेगा। एक घर है जिसमें 20 लोग हैं और एक घर में जिसमें 2 लोग हैं, किसका घर बड़ा रहेगा, जिसमें 20 लोग हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है बड़ा घर बनाएगा, क्योंकि छोटे घर में 20 लोग रह भी नहीं पाएंगे। तो वैसी ही बात है, सभी का सेम साइज यहाँ पे नहीं रहता है, सबका अलग अलग साइज होता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ कर रखनी है। सो गाइज यही चीजें हैं, सारी चीजें आपको समझनी है। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि मान लो अगर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है सेम ऑर्बिट में, तो फिर समझना कि आपका जो एटॉमिक साइज होगा वो आपका कम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने 10वीं के चैप्टर नंबर 4 से पढ़ा है, आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हमने पढ़ा था, ये चीजें आपको समझ के रखनी थोड़ी सी। देखो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो मैंने ले लिया सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, और मैंने ले लिया मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, और मैंने ले लिया एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। अगर मैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं तो क्या आएगा, इसका आएगा 281, इसका आएगा 282, ठीक है, और इसका आएगा 283, ठीक है। अब आप बताओ इनके लास्ट ऑर्बिट में क्या है, ये लास्ट ऑर्बिट है, इसमें 1 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना उसका ऑर्बिट जो रहेगा ना सेंटर से लेके लेंथ वो कम रहेगा। वाई, अब देखो सबसे कम इसमें किसका एटॉमिक रेडियस रहेगा, तो अब ऐसी बात है एल्यूमिनियम सबसे कम एटॉमिक रेडियस वाला होगा, साइज कम रहेगा एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सबसे ज्यादा सोडियम का रहेगा, सबसे कम एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का बीच में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि देखो अगर आप बाहर वाले आउटर मोस्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालोगे ना, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो फिर क्या होता है ना कि जो हमारा न्यूक्लियस की पॉजिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि ऑर्बिट ना सिकुड़ जाता है और हमारा रेडियस कम हो जाता है। तो ये बातें आपको समझनी है। सेम ऑर्बिट में देखिए ना, सेम ऑर्बिट में अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि 2,8,2 ऐसा आ जाए, तो एक ऑर्बिट बढ़ गया ना, 4 ऑर्बिट हो गए ना, तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट ही आप बढ़ा दोगे तो फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट आ जाएगा। तो अगर आप ऑर्बिट ही बढ़ा दोगे तब तो फिर पक्की बात है कि हमारा एटॉमिक साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक बात, 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर आप बढ़ाते हो ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर आप बढ़ाते हो तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है, और अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेम ऑर्बिट बढ़ाते हो तो आपका फिर एटॉमिक साइज घटता है। लेकिन अगर वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में बढ़ाओ तो ऑर्बिट बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके 10वीं क्लास का है, इतना आपको समझ के रखना है। तो अगर ऑर्बिट आपका बढ़ता है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ऑर्बिट बढ़ता है तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, इतना बस याद रखो। और अगर इलेक्ट्रॉन ऑन द सेम ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट, जैसे कि यहाँ पे देखो 3 ही ऑर्बिट तीनों में है, मैंने ऐसा एग्जांपल ही लिया है कि तीनों में 3 ऑर्बिट है, ठीक है। और बाहर वाले में देखो एक में 1 ही इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, सभी में अपने अपने इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। जब सभी में अपने अपने अलग अलग इलेक्ट्रॉन है तो वो सेम ऑर्बिट वाले हो गए ना, है ना, सेम ऑर्बिट वाले हो गए ना। तो सेम ऑर्बिट में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका एटॉमिक साइज घट जाएगा। ये तो ऑर्बिट की बात हो गई। लेकिन व्हाट अबाउट न्यूक्लियस, यार हमको साइज ऑफ न्यूक्लियस पे फोकस करना है। ये बातें मैंने आपको ऐसी बता दी, अभी आपके बुक में भी दिया नहीं है, बट फिर भी मैं आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करना चाहूंगा, ये आपको केमिस्ट्री में काम आएगा, ठीक है। देखो अभी साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं
तो यार आप ही बताओ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही हमारा न्यूक्लियॉन्स है और ये है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा प्रोटॉन और जितना ज्यादा न्यूट्रॉन के नंबर रहेंगे उतना ही हमारा बड़ा सा न्यूक्लियस बनेगा। यानी कि सिंपल सी बात एक ही है, ठीक है। हमारा जो रिलेशन होने वाला है ना, एक रिलेशन, मान लो अगर मेरे पास एक एक्स नाम का कोई भी न्यूक्लियस है, एक्स नाम का कोई न्यूक्लियस है और उसका कुछ समथिंग तो रेडियस है, मान लो एक्स नाम का न्यूक्लियस है, उसका रेडियस मैंने आर एक्स मान लिया, ठीक है। और आर नॉट मेरा एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो ये एक रिलेशन है। अब आप ये मत पूछना कि रिलेशन किधर से आया, तो ये एक रिलेशन है जिसके थ्रू आपकी बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है कि दिस इज द रिलेशन बाय विच वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये बात आपको ध्यान देनी है। हमने रेडियस के बारे में पढ़ लिया, आर इक्वल टू समथिंग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हमने एक वैल्यू देखी थी 8 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आई एम आर एन स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन ये हमारा ऑर्बिट का था, ना कि यहाँ पे हमारी चीजों का, ठीक है। तो आर एक्स इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू 1/3, ये चीजें हमको देख के रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें से हमारा ए क्या है, एटॉमिक मास है, आर हमारा एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू इतनी होती है मीटर, और आर एक्स हमारा रेडियस ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका जो कि एक्स एलिमेंट जो कि हमारा एक जिसका हम रेडियस फाइंड करने जा रहे हैं। तो इस रिलेशन से हमको रेडियस मिलता है किसी भी न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, और हमने कल बोर एटॉमिक मॉडल में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। आई होप कि आपको सब ये याद होगा। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। इफ वी हैव टू फाइंड डेंसिटी, मान लो अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, उसकी डेंसिटी अगर मुझे फाइंड करनी तो मैं क्या करूंगा? तो देखो न्यूक्लियस होता है यार एक स्फीयर के शेप में, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। अब आर एक्स हमारा रेडियस है, ये आर एक्स जो है ये हमारा रेडियस है, और ये क्या है, रो हमारा डेंसिटी है। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, टोटल इसका स्फीयर इस तरीके से मुझे मिलेगा। एम क्या है, मेरा मास है, ठीक है। ए क्या है, मेरा एटॉमिक मास है, मतलब जो एटॉमिक मास है पूरा, और एम क्या है, हमारे हर एक चीज का मास है, मतलब जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनका मास है। डेंसिटी हमारा उन्हीं की चीज की डेंसिटी, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 4/3 पाई आर का क्यूब जो होता है ये हमारा स्फीयर का मतलब सरफेस होता है, सरफेस एरिया होता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना बड़ा उसका साइज, जितना बड़ा ड्रम रहेगा तो उसका ज्यादा सरफेस एरिया भी बड़ा रहेगा ना। अगर बड़ी वाला तो उसका ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा। तो सरफेस एरिया 4/3 पाई आर स्क्वायर से हमें मिलता है, 5 पाई आर क्यूब से मिलता है। हमने सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और डेंसिटी देखो यहाँ से निकाल लेंगे, ये हमारी डेंसिटी की वैल्यू, और ये हमारा एम ए यहाँ पे आ जाएगा, और 3 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे देखो 3 और ये 4 आएगा नीचे, देखो 4 आ गया, और पाई आर एक्स का क्यूब यहाँ पे मिल गया। अब ये भी हमने एक चीज निकाली थी कि आर एक्स इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू 1/3 होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, ए रेस टू 1/3 है। अगर मैं इसको क्यूब कर दूं तो क्या मिलेगा, आर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नॉट का क्यूब, और यहाँ पे क्या बनेगा, ओनली ए बचेगा। ये बातें आपको समझ के रखनी है, ठीक है। कैसे? अब देखो मैंने सभी में थ्रू आउट द इक्वेशन क्यूब कर दिया। क्या कर दिया मैंने? थ्रू आउट द इक्वेशन क्यूब कर दिया। तो ये 1/3 क्या है, क्यूब रूट होता है। जैसे कि मान लो अगर x रूट एक्स ऐसा आपके सामने दिया हुआ है, रूट एक्स दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, x रेज़ टू 1/2 लिख सकते हो। वैसे अगर मान लो आपके सामने क्यूब रूट दिया तो क्या लिख सकते हो, x रेज़ टू 1/3। इसका मतलब ये और ये एक ही बात है। अब मैं अगर इसका क्यूब कर दूं तो क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। समझ रहे हो ना? तो वैसे ही अगर a क्यूब में से सिर्फ a चाहिए तो क्यूब करना पड़ेगा थ्रू आउट। ये मैथ्स है, ठीक है। तो इतना आपको समझ के रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही फंडा यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, आर एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसका पहले क्यूब कर दिया। जैसे मैं क्यूब करूंगा तो क्या मिलेगा, ध्यान देना अच्छे से, आर एक्स का क्यूब, आर नॉट का क्यूब, और ए रेज़ टू 1/3 का क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, आर एक्स का क्यूब, आर नॉट का क्यूब, ए रेज़ टू, ये 3 से 3 कैंसिल, ओनली ए बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से आर एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, आर एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। तो कितनी आएगी यहाँ पे आपको समझना है, आर नॉट क्यूब, ए का यहाँ पे क्यूब तो ओनली ए बचेगा, ए आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बगल में ए आ जाएगा। अब ये ए और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये ए गायब हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे यही बचेगा 4 पाई आर नॉट का क्यूब और 3m। दिस इज द इक्वेशन फॉर द डेंसिटी, जो कि आपके बुक में डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। तो ये इस तरीके से हम किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, और इस तरीके से हम किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब अगर उसका रेडियस मिल जाए तो फिर उसका साइज तो अपने आप मिल ही जाता है, बट इतना ध्यान रखना कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा न्यूक्लियॉन्स के नंबर के ऊपर डिपेंड होता है। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। अब देखो हम किसी ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन की फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो ये प्रोटॉन है और ये हमारा न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और ये जो हमारे दोनों न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन,
इनके बीच में भी अट्रैक्शनल फोर्स होता है। अब आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, न्यूट्रॉन के पास तो कोई भी फोर्स ही नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो किसके पास फोर्स है, तो हमारे चार्जेस है, जो हमारे प्रोटॉन के पास चार्जेस है। तो प्रोटॉन के पास मैटर चार्ज होता है और उसी की वजह से हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक मतलब अट्रैक्शनल फोर्स जनरेट होता है। जिसे आप कह सकते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ही है, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं यार कि मतलब ये एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जैसा हो जाए, ऐसा समथिंग। ठीक है, बट ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, और यही फोर्स की वजह से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बनाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये फोर्स होता है, ये बात आपको समझनी है। और ये ऐसा कह सकते हो कि ये एक वीक फोर्स है। कभी कभी तो इसकी वैल्यू यार 0 भी हो जाती है, बट इतना भी कमजोर मत समझना कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम रहे, क्योंकि यार ये न्यूक्लियस है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटलीस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो ज्यादा ही होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हम देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए हम इसे कभी कभी स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहते हैं। बट अगर मैं कंपेयर करूं ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये बहुत ही वीक होता है उसके कंपेयर में। ठीक है, तो इतना आपको समझ के रखना है ना। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके पोस्टुलेट्स जान लो, मतलब एक समराइज्ड वे में जान लो कि क्या होता है। देखो कभी भी ना मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ना, ये सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो ये फोर्स है ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। करीबन 50 से 60 गुना लार्जर होता है देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप सोच सकते हो क्यों यार ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जानते हो? क्योंकि देखो ये है हमारा न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और ये हमारे ऑर्बिट होते हैं। अब आप ही बताओ, इन पूरे ऑर्बिट को अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, तभी ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन के अंदर जो मतलब जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका फोर्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये क्या होती है ना कि ज्यादा डिस्टेंस में थोड़ा वर्क करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि सन है मेरा और उसके अगल बगल मेरा एक अर्थ घूम रहा है, तो सन अर्थ को खींचता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने दूर होते हैं ना तभी भी खींचता है। बट अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतना दूर हो जाए तो ये फोर्स वीक फोर्स बन जाएगा। वही मैंने बोला था ना, कभी कभी स्ट्रॉन्ग और वीक बनता है, तो ये फोर्स बहुत वीकेस्ट फोर्स माना जाएगा, क्योंकि यार फिर ये डिस्टेंट वाली चीजों को जल्दी अपनी तरफ खींच नहीं पाता है। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छा वर्क करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स तो और अच्छा वर्क करता है, बट ये न्यूक्लियर फोर्स बराबर वर्क नहीं कर पाता है। तो इसीलिए डिस्टेंस के लिए ना हमारी कोई भी चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। ये बातें आपको समझ के रखनी है। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है उसी फोर्स को हम कहते हैं कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो 50 से 60 गुना ज्यादा होता है। बट अगर डिस्टेंस पास में रहे तो मतलब यार हमारे अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आस पास में रहे तो ही मजेदार बात होगी। अगर ये दूर दूर गए तो फिर ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा बिहेव करेगा कि फिर ये सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस होता है तभी भी सन उसको खींच के रखते हैं अर्थ को, तो वैसा इनके पास नहीं है। ये पास पास में तो अच्छा फोर्स रहेगा, दूर गए तो छोड़ देते हैं एक दूसरे को। समझ गया, ऐसा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फोर्स होता है। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बहुत आसान टॉपिक्स हैं, बहुत आसान टॉपिक है, आपकी बुक में बहुत दुनिया भर का बता के रखा है। मैंने आपको सब एकदम सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ अभी हम देखते हैं कि हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना, ये बहुत आसान है। आप देखो समझना अच्छे से कि देखो ये हमारा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हमारे ऑर्बिट्स होते हैं। ये बात आपको समझ के रखनी है, ये हमारे ऑर्बिट्स हैं। अब देखो इन ऑर्बिट्स में एक इलेक्ट्रॉन या बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब आप ही बताओ कि जिस तरीके से हमारा सन है, सन ने हमारे अर्थ को खींच रखा है अपने तरफ और हमारा अर्थ घूम रहा है इस सन के अगल बगल, वैसे ही हमारा ये इलेक्ट्रॉन भी अपने न्यूक्लियस के अगल बगल घूम रहा है। ऐसी कितनी शक्ति, कितनी एबिलिटी, कितना एनर्जी हमारे इस न्यूक्लियस ने लगाया होगा ऑन द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। वैसे हमारे सन ने कितनी शक्ति लगाई होगी, कितनी एबिलिटी, कितनी पावर, एनर्जी लगाई होगी टुवर्ड्स द अर्थ, जिससे कि अर्थ हमारा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द सन, है ना। ऐसा क्या होगा? तो गाइस एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान देना अच्छे से, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी ऑलवेज बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि एक न्यूक्लियस इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाता है, कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाता है, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हमेशा बाउंडेड रहे, न्यूक्लियस को छोड़ के ना चला जाए कि फ्री होके निकल जाए, ऐसा नहीं, जिससे कि वो न्यूक्लियस से बाउंडेड रहे। उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं।
मतलब कि यार एक ऐसी एनर्जी जिससे कि हम लोग देखो, एक ऐसी एनर्जी जिससे कि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाइंडेड होता है। अब कोई कोई इसे अलग तरीके से आपको समझाता है, कोई कोई कहता है कि एक इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि हम इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ताकत से फ्री कर सकें। अब आप ही बताओ जरा, एक बात आपको ध्यान देनी है अच्छे से, एक बात आपको समझनी है, ठीक है। आपने किसी एक चीज को पकड़ रखा है जोर से, आपके पास मान लो एक डायमंड है, और डायमंड को आपने अपना मान लो आपके सामने एक रस्सी है, रस्सी, और रस्सी से आपने एक पत्थर को पकड़ के खींच रहे हो अपने तरफ, ठीक है। तो आप जब पत्थर को खींच रहे हो तो आप कितनी शक्ति लगा रहे हो, वो आपको पत्थर की खींचने की शक्ति है। तो मैं कह दूंगा कि जितनी शक्ति आप इस पत्थर में लगा रहे हो जिससे कि आपको उस पत्थर को खींच के रखो, तो आपको खींचने की शक्ति है, यानी आपको वो उस पत्थर को बांधने की आपकी ताकत है, यानी बाइंडिंग एनर्जी है आपकी, जिससे कि आपने पत्थर को पकड़ रखा है, वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है। लेकिन कोई आएगा बंदा, वो ऐसे नहीं बोलेगा, उसका एटीट्यूड अलग होगा, देखने का नजरिया अलग होगा। तो वो क्या बोलेगा कि जितनी शक्ति हमें लगेगी इस पत्थर को आपसे छुड़ाने में, वही है इस पत्थर की बाइंडिंग एनर्जी। मतलब यार हमें छुड़ाने में इस पत्थर को उतनी ही एनर्जी लगेगी ना जितना आपने इसमें लगा रखा है, यानी कि तो वही बात हो गई ना, चाहे ये कान पकड़ो चाहे वो कान पकड़ो। मैं एक तरीके से कह रहा हूं कि आप एक इंसान हो, उस पत्थर को खींच रहे हो अपने तरफ, तो आपने जितनी शक्ति से इस पत्थर को खींचा अपने तरफ, और ये पत्थर आपकी तरफ खींचा हुआ चला आ रहा है, तो वो आपकी एक बाइंडिंग एनर्जी है, जिससे कि आपकी तरफ वो पत्थर बाउंडेड है अच्छे से। ये एक पहला तरीका होगा कहने का बाइंडिंग एनर्जी के लिए। लेकिन एक और तरीका है कि अगर मैं कहूं कि मैं इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ शक्ति लगाऊं, इतनी पावर लगाऊं जिससे कि ये पत्थर आपसे जो बाउंडेड है वो अलग हो जाए, वो फ्री हो जाए, तो मतलब मुझे उतनी ही लगानी पड़ेगी ना शक्ति जितना आप, जितनी शक्ति से आप इसे खींच रहे हो। अगर मैं उतनी शक्ति लगा दूंगा या उससे ज्यादा, तो ये जो हमारा पत्थर वो आपसे अलग हो जाएगा। तो एक तो तरीका है कि इलेक्ट्रॉन कितनी शक्ति से न्यूक्लियस की तरफ बाइंडेड है, यानी न्यूक्लियस ने कितनी पावर लगा रखी है ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी ऑलवेज बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और दूसरा तरीका ये है कि कितना शक्ति में लगाऊंगा, कितनी पावर, हीट, एनर्जी या कुछ भी दूंगा जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा बाउंड होकर बाहर निकल जाए, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड है वो हमारा फ्री हो जाए फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो मतलब उतना ही देना पड़ेगा ना जितना कि हमारा न्यूक्लियस उसको खींचे रखा है अपने तरफ से। तो वही बात है, कोई कोई अलग अलग तरीके हैं कहने के, मतलब क्या, सेपरेट देम एंड टेक देम टू अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, और वही एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को inside the nucleus is also bounded to one another. Energy has to be supplied to the nucleus to make the nucleons free. तो ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है नॉर्मली, बट यहाँ पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की बात किया हुआ है। तो अभी देखो, हम तो इलेक्ट्रॉन से आपको कॉन्सेप्ट को समझा दिए भाई, लेकिन आपको ना न्यूक्लियस की बात की है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, भले न्यूट्रॉन न्यूट्रल है बट एक दूसरे को खींच के रखते हैं। अब कितनी शक्ति से एक दूसरे को खींच के रखे हैं, वो इनकी बाइंडिंग एनर्जी है। तो अब ये पहला तरीका होगा कहने का। दूसरा तरीका क्या है कि मैं कितनी शक्ति लगाऊं कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाए, मतलब एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, तो वही इसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। मतलब एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको मैं लगाऊं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो जाए, तो वही उनकी बाइंडिंग एनर्जी है। मतलब जितनी शक्ति से एक दूसरे को इन्होंने बांध के रखा होगा, उतनी शक्ति अगर मैं लगा दूं तो ये दोनों अलग भी हो जाएंगे, यानी वही उनकी बाइंडिंग एनर्जी थी। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। ये हमेशा उनके मास के ऊपर डिपेंड होती है, किसका कितना वजन है उसी के ऊपर डिपेंड होता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। तो ये बातें आपको थोड़ा सा जान के रखनी है अच्छे से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब हम आज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। माय डियर, देखो जरा ध्यान से, प्रैक्टिकली हमने एक चीज परफॉर्म किया बहुत साल पहले, 100 साल पहले, आज से जो साइंटिस्ट उस वक्त हुआ करते थे, उस वक्त हमने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हमने परफॉर्म की। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में हमें क्या मिला वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसी जगह में आपको समझा देता हूँ, यहाँ से ज्यादा वहां पे जगह नहीं है तो वहां पे खिचड़ी नहीं करूंगा, यहाँ पे आपको खाली जगह बता देता हूँ। देखो क्या हुआ कि ये हमारा था न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बगल बगल ऑर्बिट रहेंगे। मैं ऑर्बिट के बारे में चलो बना देता हूँ, लो ऑर्बिट ले लो, ठीक है। चलो अब देखो क्या हुआ ना कि ये न्यूक्लियस को पकड़ा गया और इसका साइज मेजर किए, इसके साइज को ऑब्जर्व किया गया प्रैक्टिकल के थ्रू। तो मान लो क्या हुआ कि इसका साइज मान लो 10 आया, अब ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 आया। और इसका न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, जिसका उतना जितना उसका एटॉमिक मास होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना उसका एटॉमिक मास होता है वही हमारे न्यूक्लियस का साइज होगा। अब एटॉमिक मास किससे फाइंड करते हैं, किससे फाइंड करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड कर दो तो एटॉमिक मास मिल जाता है। प्रोटॉन मतलब क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर, तो चाहे जेड लिखो चाहे पी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो तो एटॉमिक मास मिल जाता है, और न्यूक्लियस का मास ही एटॉमिक का मास है। समझ गया,
तो अब देखो यहाँ पे समझना, तो जब रियल में ऑब्जर्व किया गया तो जो हमारे न्यूक्लियस का मास था मान लो 10 आया, ठीक है, इतना आपको समझ के रखना है। रियल में जब ऑब्जर्व किया तो जो हमारे एटम न्यूक्लियस का मास है वो m आया, और जो अब हमने एक प्रोटॉन को और एक न्यूट्रॉन को के मास को हमने ऐड किया, मतलब उसके मास को हमने फाइंड किया, तो हमें कुछ अलग ही चीज मिली, मतलब हमें मान लो 20 मिल गया। तो अब यहाँ पे ये चल क्या रहा है, आप जरा मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से, एक कॉन्सेप्ट आपको समझेगा, अभी आपको समझना अच्छे से, ध्यान देना जरा अच्छे से मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखो हमारे न्यूक्लियस का जो वजन होता है वो क्या होता है, वही हमारा एटॉमिक मास है, यानी जिसमें मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करता हूँ तो मुझे एटॉमिक मास मिलता है, यानी मेरा एटम का मास वही होता है जो मेरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन रहेगा, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे ना फाइंड करूं, मैं डायरेक्टली ऐसे उठाऊं जैसे कि हम शक्कर को मेजर करते हैं, ऊपर रख देते हैं, नापने वाले में मैं रख देता हूं और उसमें हमको वजन बता देता है कि 1 किलो है, 2 किलो कितना है। अगर मैं वैसे मेजर करूं अपने न्यूक्लियस को तो मुझे कितना मिल रहा है, तो मुझे मान लो 10 किलोग्राम मिल रहा है, मान लो ऐसे सपोज, यार इतना तो मिलेगा भी नहीं बट फिर भी मिल रहा है, 10 किलोग्राम मान लो मिल रहा है। और फिर मेरा ये एटॉमिक मास किससे आया, ये पूरे एटम का अक्खा मास जो है किससे आया, ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से आएगा ना। तो अब मैं अगर अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग से फाइंड करूं, अलग से अगर मैं फाइंड करूं तो क्या मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मैं अलग से फाइंड करूं तो अगर मैं इसको जोड़ा तो मान लो ये कितना मिला, 9 मिल गया, इसको जोड़ा तो मान लो ये मिल गया 2 या फिर 4 मिल गया, दोनों को ऐड करूं तो कितना मिल रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे 13 मिल गया। मतलब ये क्या चल रहा है, इसी से तो ये बना था ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तुम्हारा न्यूक्लियस बना है। अगर मैं बाहर से न्यूक्लियस को मेजर करता हूं तो 10 किलोग्राम का आ रहा है, और अगर ऐसे मेजर करूं तो 13 किलोग्राम बन रहा है मान लो। तो ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा, अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो अलग अलग सब एटम्स हैं, अगर उनको मेजर करता हूं तो मेरा न्यूक्लियस का मास अलग मिलता है। लेकिन अगर मैं अकेले उनको ना मेजर करके जो मेरा पूरा न्यूक्लियस है जिसके अंदर खुद ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको ही मेजर करूं तो मेरा प्रोटॉन कम मिलता है, मतलब मेरा नंबर ऑफ एटॉमिक मास जो है वो कम मिलता है। वही चीज यहाँ पे है, मान लो जो मेरा M है, कैपिटल M, ये है मेरा न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक मास Z एंड मास नंबर A, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी मास नंबर A यार, और हमारा एटॉमिक नंबर Z, इनको ऐड करने के बाद जो मास आया वो मेरा M है, ठीक है। और कंडीशन के हिसाब से जो हमारा टोटल मास होता है M, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस था जिसके अंदर खुद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसका डायरेक्टली ऐसे इस न्यूक्लियस को उठाया जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही न्यूक्लियस का मास बनता है। तो सीधा न्यूक्लियस को मैंने मेजर कर लिया, तौलने चला गया मैं, तौलते ना हम लोग जाके यार, उसे क्या तो रहता है उसमें मेजर करते हैं मेजरिंग मशीन में, तौला तो मुझे ये M नाम का मास मिला। फिर मैंने इसके अंदर का प्रोटॉन निकाला, न्यूट्रॉन निकाला और उनको मेजर किया तो ज्यादा मास मिले। यह अचंभे वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने Z प्रोटॉन और N न्यूट्रॉन, N मतलब न्यूट्रॉन, Z मतलब प्रोटॉन, तो N न्यूट्रॉन मेरा कितना होगा, किसी भी चीज में न्यूट्रॉन कितने रहते हैं आप बताओ। एटॉमिक मास जिसमें जितना रहेगा ये हमारा होता है पूरा फॉर्मूला, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन निकालूंगा तो A माइनस Z मिलेगा, यानी कि ये हो गया मेरा N न्यूट्रॉन और Z प्रोटॉन। इन दोनों को अगर ऐड करूं तो इनसे मेरा जो रियल मास है एटम का वो कम होता है। ये अगर मैं डायरेक्टली इसको मेजर करूं तो एटम का मास कम मिलता है, लेकिन अगर मैं Z प्रोटॉन और Z न्यूट्रॉन की बात करूं तो मेरा जो न्यूक्लियस है, मतलब जो मेरा मास है वो ज्यादा मिल रहा है। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर मेरे पास अंदर शक्कर डाला, पानी डाला और नमक डाला, अब अगर मैं इस पूरे की पूरी चीज को मेजर करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मास मान लो 50 ग्राम मिल रहा है। और जब मैं अंदर शक्कर, पानी और नमक को मेजर करूं तो मुझे 60 ग्राम मिले। तो ये सोचने वाली बात होगी कैसा कैसे हो सकता है। पूरा मेजर करता हूं तो 50 ग्राम ही मिलता है, और जब इसके अंदर के इंग्रेडिएंट को निकालता हूं तो मेरे को 60% मिल रहा है। मतलब क्या चल रहा है, तो ये चक्कर क्या है। तो ये जो गाइस है ना, इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट, इसे एक प्रॉब्लम कहते हैं। ये एक डिफेक्ट है, डिफेक्ट कोई अच्छी बात नहीं है, ये डिफेक्ट है, डिफेक्ट जिसे मैं डेल्टा M से दिखाता हूं। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मान लो अगर एक न्यूट्रॉन का मास Mn है तो ऐसे n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते तो n इंटू Mn। ऐसे मास ऑफ प्रोटॉन, मान लो ये मेरे प्रोटॉन का मास है तो ऐसे कितने प्रोटॉन रहेंगे, जितने Z होगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा, तो Z इंटू MP प्लस n Mn, ठीक है। माइनस, अब ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है ना, तो क्या होगा, अब इससे मैं इसको माइनस कर दूंगा, किसको, M को, जो कि मेरे पूरे न्यूक्लियस का मास था। यही मुझे मिल जाएगा मास डिफेक्ट, ठीक है। कितने का मास डिफेक्ट आया, तो मान लो जैसे 60 और 50 था, यहाँ पे 10 आया तो 10 का मास डिफेक्ट, समझ गया। तो ये होता है हमारा मास डिफेक्ट। अब देखो यहाँ ये हमारा M है, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। आगे बढ़ते हैं।
अब मान लो अगर कि मैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का इस्तेमाल करूँ, अगर मैं अब दोनों की बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ पे प्रूव करने जा रहा हूँ या निकालने जा रहा हूँ ऐसी फॉर्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या मिलेगा? देखो तो गाइज हमने देखा कि आइंस्टाइन का इक्वेशन है हमारा E = mc², जहां पे हम अभी लगा रहे हैं मास डिफेक्ट के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लूंगा E यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस = डेल्टा m यानी मास डिफेक्ट इनटू c स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो डेल्टा m मिला है मुझे क्या मिला है, यही मिला है ना। आप अच्छे से देख लो जरा जाके चाहे वापस से, यही देखो मिला है, इसको मैंने अच्छे से ब्रैकेट में लिख दिया और c का स्क्वायर। अब क्या किया, इसको मैंने एक साथ अच्छे से लिख दिया, देखो ब्रैकेट हटा दिया और सब अच्छे से लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मुझे बना के लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मास ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द न्यूट्रॉन दिया हुआ है, एक चीज की कमी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यार एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो मैं उसको मिला देता हूँ। तो मैं मास ऑफ देखो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कितने मास होंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन का मास m ही है, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Z क्या है एटॉमिक नंबर है, तो Z m से मैं क्या कर दूंगा, प्लस एक बार करूंगा एक बार माइनस करूंगा, तो आपके बुक में डायरेक्टली कर दिया, आपको यहाँ पहुंचा देगा, मैंने अच्छे से करके दिखाया, आप देख लो। देखो जैसे कि यहाँ पे पहले था ये लिख दिया, तो इसके बीच में मैं क्या करूंगा, एक ZME लिख दूंगा, देखो ZME लिख दिया, और एक बार m के बाद इसको माइनस भी कर दिया। देखो तो एक बार यहाँ पे देखो माइनस किया ZME को और एक बार प्लस किया, मतलब कुछ किया ही नहीं मैंने रियलिटी में। अब देखो ये जो है और जो मेरा ये है, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं ना, तो ऐसे कुछ किया ही नहीं मैंने वहां पे रियलिटी में। फिर क्या किया मैंने, ऐसे लिख दिया यहाँ पे, फिर क्या किया कि इस चीज को और इस चीज को एक साथ रखा और इसको अलग कर दिया न्यूट्रॉन को, और ये मास और इसमें से माइनस कॉमन ले, देखो माइनस कॉमन ले अंदर प्लस बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा और ये बन गया c का स्क्वायर। फिर क्या है, अगर मैं अगर स्पेशली हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा हूँ तो ये ऐसे ही बन गया। मैं अगर मान लो स्पेशली हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन में फोकस किया गया है, अगर मैं डायरेक्टली हाइड्रोजन की बात करूँ तो क्या ये मेरा वैसे का वैसे आ जाएगा, और जो ZMP और ZME है इसका मैंने हाइड्रोजन के लिए बात की है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो मास रहेगा पूरे एटम का। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मास मिल जाएगा, मास ऑफ द हाइड्रोजन, मास ऑफ द हाइड्रोजन, ये न्यूट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन, और ये हमारा मिल गया m प्लस ZME यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m क्या है मास, यानी दीज आर द एटॉमिक मासेस ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, तो जस्ट ऐसे हमको एक रिलेशन मिलेगा और कुछ नहीं, तो इसको आप याद कर लो, खत्म कहानी, और कुछ तो इसमें है ही नहीं, और c² स्पीड की लाइट है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है, इस बात को आपको समझना है, इसे हम मास डिफेक्ट का रिलेशन कहते हैं, जहां पे डेल्टा m हमारा मास है। मतलब मास समझाना कैसे, मतलब यार पूरा पागलपंती, मतलब देखो ये हमारा एक शरबत बना रहे ग्लास के अंदर डाल के, इसके अंदर शक्कर डाला, नींबू डाला, पानी डाला, सब डाला, नमक डाला, सब डाला हमने, और इसको पूरा मेजर किया ग्लास के साथ साथ, कितना मिला 60 ग्राम मिला। ठीक है, फिर मैं क्या करूं, इसके अंदर के शक्कर को निकालूं, इसके अंदर नींबू निकालूं, सब निकालूं इसके अंदर जो डाला था, और उन सबको अलग से मेजर करूं तो 50 ग्राम ही मिल रहा है। मतलब ये क्या है, मिला के मेजर किया तो 60 ग्राम मिलने का, और एक साथ मेजर अलग अलग मेजर किया तो फिर 50 ग्राम, ऐसा कैसे हो सकता है। दिस इज द मास डिफेक्ट, 10 का यहाँ पे मास डिफेक्ट आया। तो ऐसे यहाँ पे डेल्टा m हमारा जो है वो मास डिफेक्ट मिलता है। हम क्या करते हैं, अगर मैं पहले न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करते हैं तो एटॉमिक मास बनता है। तो अगर मैं पूरा न्यूक्लियस को सीधा मेजर करूं तो मान लो 10-20 ग्राम मिल रहा है, फिर मैं अलग से प्रोटॉन निकालू, न्यूट्रॉन निकालू, उनके मास को मेजर करके और ऐड करूं तो मान लो मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, मान लो 25 ग्राम मिल रहा है। तो मास डिफेक्ट कितने का आया, 5 का है। ये क्या चल रहा है, बराबर आना चाहिए ना। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे नहीं होती हैं। अब गाइस हम सीखने जा रहे हैं अपने रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट भी है। रेडियो एक्टिव डीके आखिर होता क्या है, इसके बारे में आज हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो गाइस या तो फिर हम इसे बाद में पढ़ लें या तो फिर हम इसे अभी पढ़ लेते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी इसे हमें बाद में पढ़ना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मतलब ज्यादा ही अच्छा रहेगा बाद में पढ़ना, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। सो इस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, हमारा जब आएगा पार्ट नंबर 4, तो उसमें हम रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पढ़ लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेटर था और इस चीज को आप अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। पूरा वीडियो मजेदार थी। हम आगे पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।